तो यहाँ आज का हमारा टॉपिक है पहला, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कराऊंगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है। देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। समझिए, अगर आपका दो पदार्थ हो या दो से अधिक पदार्थ हो, वो मिल जाएं, मतलब एक में उसे मिला दिया जाए, ठीक है। अगर उसे मिलाने पर कोई नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। एक हो या एक से अधिक हो, ठीक है, लेकिन नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हो, ठीक है। जैसे हम नमक और पानी को मिलाएं तो कोई अलग बने, ये नहीं कि फिर से नमक बन जाए, नहीं, कोई अलग मतलब आपको गुणधर्म वाला पदार्थ मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसे समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। आप लोगों को डेली इसके आगे जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके आगे बहुत ही जल्द आप लोगों को मिल जाएगा, तो नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। आप लोगों को एक एक वीडियो डेली प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को एक समीकरण बताऊंगा, बहुत ही अच्छा सा समीकरण है। जैसे जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में, ठीक है, NaOH, ये क्या है आपका NaOH, क्षार है, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH। अब इसकी जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो आपको दो या दो से अधिक पदार्थ, मैंने दो पदार्थ लिया, से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो या एक से अधिक भी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। तो NaCl प्लस आपका क्या बचा, H2O। तो ये आपका देखिए, मैंने मिलाया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन बना क्या, सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण यानी कि नमक और आपका H2O पानी। तो अलग आपको गुणधर्म वाला पदार्थ मिला, तो इसका अर्थ ये आपका है केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। तो समझ में आ गया हो तो आगे देखते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। बात आती है अभिकारक क्या होता है। आपने समीकरण जान लिया, आप लोगों ने यानी कि समीकरण जान लिया, तो अब समीकरण में अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, आपने पूरा पाठ पढ़ लिया। लेकिन उस पाठ में आप लोगों को जानना जरूरी है कि कैसे आपके न्यूमेरिकल्स हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इस समीकरण को जान लिया, ठीक है, जान लिया, लेकिन अब आपको समीकरण के बारे में भी तो जानना जरूरी है। तो समीकरण में अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, ठीक है। समझो, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि आपका वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे आपका ये जो है, ये आपका भाग लिया है, ना कि कुछ बना है, ये केवल भाग लिया है रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। तो ये जो होगा आपका स्टूडेंट, वो होगा अभिकारक, क्योंकि ये केवल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, अपना हिस्सा लिए हैं, ठीक है, मतलब कुछ बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका अभिकारक होगा। अब उत्पाद क्या होगा, वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है। अगर ये मैंने मिलाया और इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो जिसका निर्माण होता है वो आपका उत्पाद होता है, यानी कि आपका ये क्या है, उत्पाद, ठीक है। तो बात को समझो सीरियसली और आप लोग नोट करिए, ठीक है, ध्यान दीजिए अब यहाँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया उत्पाद। तो अभिकारक एवं उत्पाद तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दोनों टॉपिक आप लोग क्लियर कर लीजिए, एक एक टॉपिक को समझना, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जो आपके रासायनिक अभिक्रिया है उनके कितने प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसमें कुछ प्रकार को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन आइए मैं आप लोगों को कौन कौन सा पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए पहला संयोजन अभिक्रिया, बात आती है संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन का अर्थ क्या होता है, संयोग करना, और संयोग करने का अर्थ क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। तो यहां जैसे जुड़ेगा अभिक्रिया, जैसे आप लोग देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो हो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, अगर हम एक एक पदार्थ को मिलाते हैं, संयोग कराते हैं, ठीक है, अधिक अभिकारक में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। बात तो समझ में आ गई। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत ही इजी है। एग्जाम्पल आप लोग ध्यान से समझो, एग्जाम्पल से आप लोग सब कुछ लिख लोगे, ठीक है। अगर मैं इधर अभिकारक लूं C, कार्बन, और O2, ऑक्सीजन, अगर हम इन दोनों को मिलाता हूं तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है, या एकल उत्पाद, ठीक है। तो एकल उत्पाद आप इन दोनों को मिला लीजिए, CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यदि हम कार्बन में ऑक्सीजन को लाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संयोजन अभिक्रिया आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ईजी है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब हम इसके बाद वियोजन अभिक्रिया को देखने वाले हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया का उल्टा ही वियोजन अभिक्रिया होता है, ठीक है। अब उल्टा तो समझ गए, लेकिन हमें डिफिनीशन बताना है, ठीक है। तो आप लोग समझिए, संयोजन अभिक्रिया आप लोग समझ गए तो समझ लीजिए वियोजन अभिक्रिया समझ गए, ठीक है। जैसे बात को मैंने क्या कहा था, संयोजन अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं वो मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें अभिकारक टूटकर, उसमें एक मतलब उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाएं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आप देखिए, अगर मैं इस बड़े से इसे तोड़ूं तो ये छोटे छोटे में बिखर जाए, तो यही आपका होता है वियोजन अभिक्रिया। बड़े से पत्थर समझ लीजिए, इसे मैं तोड़ूं तो छोटे छोटे में बिखर जाए। तो आप लोग समझिए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर मतलब टूट जाए, अपघटन हो जाए, दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को आप लोग समझिए ऊष्मा और गर्म करके, विद्युत, इन सब के द्वारा तोड़ा जा सकता है, ठीक है, इतना समझ लेना। तो अगर मैं वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखे तो फुल लिख दिया करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे लोग EX लिख देते हैं, लेकिन आप फुल लिख देते तो ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट, देखिए, अगर मैं लूं 2KClO3, ठीक है। अब ये आपका अभिकारक है। अब अभिकारक को हमें तोड़कर दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तन करना है, ठीक है, लेकिन हमें इसे गर्म करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ऊष्मा देना पड़ेगा और अपघटन तो होगा ही, टूटेगा, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया। अब ये टूटकर आप लोग देखिए कितने भागों में होंगे, 2KCl+O2, यहां से आप लोगों को देखिए ये आपका हो गया क्या हुआ एग्जाम्पल। तो ऐसे आप लोग इसे नोट कर लीजिए, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब हमारा आता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। बात को समझो, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, बहुत ही इजी है। देखिए आप लोग समझें, जैसे आप लोग थोड़ा सा समझो, एक होता है रिच मैन यानी कि अमीर व्यक्ति, और एक होता है गरीब व्यक्ति, ठीक है। तो ये अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति को हटाकर उनके पूरे मतलब हक को कब्जा कर ले, तो वही होता है विस्थापन अभिक्रिया, समझो, ठीक है। इसको अलग कर दें, ठीक है, इस गरीब व्यक्ति को अलग कर देता है, ठीक है, समझो बात को। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, यानी कि अधिक क्रियाशील पदार्थ को मैंने क्या लिया था, अमीर, और कम क्रियाशील पदार्थ को गरीब। तो इसीलिए मैंने कहा इस अभिकारक में अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। मैं आप लोगों को डेली एक वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो ये है आपका विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। शेयर करते रहिए वीडियो को। और हमारा देखिए विस्थापन अभिक्रिया, जैसे आप लोग लीजिए CuSO4 कॉपर सल्फेट में जब हम जड़न, ठीक है, तो जड़न जब हम करेंगे तो आप लोग समझिए ये आपका जड़न जो है, ठीक है, जड़न Cu को विस्थापित कर देगा। अब बात को समझो, ये ज्यादा क्रियाशील पदार्थ है, Cu कम क्रियाशील पदार्थ है। क्रियाशील पदार्थ को हम लोग कैसे पहचाने, आप लोग सक्रियता श्रेणी देखिए, सक्रियता श्रेणी में लिखा रहता है कम क्रियाशील पदार्थ और अधिक क्रियाशील पदार्थ। सक्रियता श्रेणी नहीं पढ़े हो तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप लोग जाके पढ़ लीजिए। तो Cu को विस्थापित कर देगा जड़न, ठीक है। तो जड़न जब विस्थापित कर देगा तो जड़न SO4 बन जाएगा, यानी कि जड़न SO4 का अर्थ क्या हुआ, जिंक सल्फेट प्लस Cu। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, और एग्जाम्पल को अगर आप लोग समझ जाते हो तो बहुत ही इजी हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझो। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में, ये जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो आयनों के बीच, यानी कि दो यौगिकों के आयनों के बीच आदान प्रदान से होता है। एक बार और समझो, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, जो उत्पाद होते हैं, ठीक है,
दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? आयनों के द्वारा। ठीक है, इसमें आयन की बात की गई है, तो आयन को भी समझाऊंगा, एग्जाम्पल को भी समझाऊंगा। ठीक है, जैसे आपका Na2SO4 प्लस VaCl2, अगर बात करूं तो ये देखिए Va जो है Na2 को विस्थापित कर देगा, तो Na2 को जब विस्थापित कर देगा तो VaSO4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो Va ज्यादा क्रियाशील पदार्थ है, Na2 कम क्रियाशील पदार्थ है। ठीक है, अब यहां प्लस देखिए, ये आपका हो जाएगा Na2, यानी कि इसमें अधिक और कम की बात नहीं है, इसमें आपको मतलब ऐसे करना है। ठीक है, तो सॉरी, ये आपका Cl हो जाएगा। ठीक है, NaCl। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताता हूं, यह आपका हो जाएगा 2NaCl, क्योंकि Cl भी 2 है, Na भी 2 है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका समीकरण हो जाता है। अब मैं बात करूं आयन की, तो आयन की बात कैसे होती है? Va पे आपका स्टूडेंट 2 प्लस होता है और SO4 पे आपका 2 माइनस होता है। 2 प्लस 2 माइनस मिलकर ये एक मतलब फार्मूला बनाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, ये कट जाते हैं, तो आपका बनेगा BaSO4 बन जाता है। तो स्टूडेंट, उपचयन अभिक्रिया देखिए, उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग, देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है या ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि हाइड्रोजन जो होता है उनका ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो आप लोगों को यही डिफिनेशन बताना है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अगर कोई पूछे उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, तो यही बताना है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग और या आपको बताना हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, और यहां आप लोग कर दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आप लोगों को ऑक्सीजन देखिए, अगर हम MgO, ठीक है, यहां 2 लगा दीजिए, प्लस O2, अब देखिए आप लोगों को जो उत्पाद में मिलेगा, देखिए यहां आपका है Mg केवल, ठीक है, O नहीं, वो आपका ये है। ठीक है, Mg, तो Mg प्लस O2 ये जुड़ के क्या बनाएगा? देखिए 2MgO। अब अगर आप यहां देखें ध्यान से, तो यहां ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है? क्योंकि Mg केवल था और MgO जुड़ गया, तो यहां ऑक्सीजन जुड़ता है, इसलिए यह आपका जो एग्जाम्पल होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का होगा। ठीक है, मैंने लिया 2Mg प्लस O2 और ये जुड़कर 2MgO बनाया। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए यहां ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहां देखिए आप लोग, ये भी आपका जुड़ जाएगा, जुड़कर SO2 बनाएगा। ठीक है, ये भी आपका ऑक्सीजन यहां जुड़ गया। तो आप लोग ये एग्जाम्पल दोनों याद कर लीजिए या दोनों में से एक को याद कर लीजिए। ठीक है, कोई भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद जरूर कर लेना। आइए मैं आप लोगों को इसके बाद जो इनके साथ में आता है अपचयन तथा उपचयन, तो अब हम लोग देखेंगे अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? ठीक उसका उल्टा है। क्या है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग हो। देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन जो होता है वो जुड़े और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर इसमें से आप लोग एक एग्जाम्पल याद कर लें तो इसका आप लोगों को एग्जाम्पल याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखिए एक प्रकार से आप लोग देखिए, इधर आपका ऑक्सीजन जो है इधर ह्रास है, यानी कि अलग है, और इधर ऑक्सीजन जुड़ जाता है। अगर हम इसी 2MgO को इधर ले लूं, यानी कि अभिकारक में ले लूं, 2MgO को अभिकारक में ले लूं, तो इधर उत्पाद में ये ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन टूट जाएगा। तो यही आपका एग्जाम्पल हो जाता है अपचयन अभिक्रिया का। मैंने ठीक यही लिया है, 2MgO इधर उत्पाद में था, इधर मैंने अभिकारक में लिया है, और जो अभिकारक में था इधर मैंने उत्पाद में ले लिया है। बस इसका एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो आप लोग इसे तो समझ ही गए होंगे, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड ही, ये आपका मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। स्टूडेंट, अगर आप लोग
अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया समझ गए हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया समझ गए। आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोग रेडॉक्स अभिक्रिया को समझ गए, ठीक है। कैसे बात को आइए देखते हैं कैसे समझ गए। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण या आप लोग उसे उपचयन कह सकते हैं तथा अपचयन दोनों होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कैसे होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिस अभिक्रिया में क्या होता है, दोनों कौन कौन से अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया दोनों होते हैं, वो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या हो, देखिए मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। अब ये क्या होगा, H2 जो है Cu को विस्थापित कर देगा, यानी कि आपका Cu बचेगा और प्लस H2 हो जाएगा, क्योंकि H2 Cu को विस्थापित कर दिया। अब देखिए यहां जो आपका है, यहां से ऑक्सीजन का ह्रास होता है। कैसे ऑक्सीजन का ह्रास होता है, देखिए इसमें कैसे ऑक्सीजन का ह्रास होता है। देखिए यहां ऑक्सीजन जुड़ा था और यहां ऑक्सीजन अलग हो जाता है, इसलिए ये आपका कौन सा अभिक्रिया हो जाता है, अपचयन अभिक्रिया। अगर देखिए जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है वो क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया। तो यहां अपचयन एक अभिक्रिया तो हमें मिल गया, अपचयन अभिक्रिया। अगर हम बात करें हमारा उपचयन या ऑक्सीकरण की, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ। मैं ऐसे वीडियो डेली प्रोवाइड करता रहूंगा। इसका पार्ट 3 वीडियो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। यहां आप देखिए, अब यहां अगर हम बात करें, यहां केवल H था, H2 था और इधर ऑक्सीजन जुड़ गया। देखिए यहां ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहां आपका कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। तो यहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर हम इसे दूसरे भाषा में कहें तो ये आपका हो जाता है उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया। तो ठीक है, तो ये आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो बहुत ही अच्छा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर ये आपका था 7वां नंबर अभिक्रिया। अगर हम 8वें नंबर अभिक्रिया की बात करें तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, 8वां नंबर अभिक्रिया आपका है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और 9वां नंबर ऊष्माशोषी। अगर एक को समझ गए दूसरा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग एक को समझो फिर दूसरा तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अगर बात करें तो ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2021 के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पहले हम ऊष्माक्षेपी की बात करें, ठीक है। जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तो आप लोग जानते होंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है इधर का आपका अभिकारक, इधर का उत्पाद। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, यानी कि अगर हम उत्पाद बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर आप लोग समझिए कि आपने कुछ अभिकारक में लिया और उत्पाद में बना दिया, तो उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो, बन जाए लेकिन उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न हो, तो वो आपका कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इजी एग्जांपल है। अगर आप लोग जानते होंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं जानते हो तो जुड़े रहें, ठीक है। CH4 ये आपका क्या है, मेथेन है, जिसे हम लोग गैस के रूप में जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके आगे, ये आपका ऑक्सीजन है। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को रासायनिक समीकरण संतुलित करना बताऊंगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये CO2 हो जाएगा, ये C एंड ये O2, तो ये क्या हो जाएगा, CO2, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसमें आपका 2, यानी कि आपका तो अभी तो केवल 2 वो गया है, अभी इसमें कितने 4 वो है, तो इसमें कितने बचे 2 वो, ठीक है। तो प्लस 2H2O। कैसे, अब अगर हम बात करें तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, यानी कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और ये भी आपका गैस है, ये भी आपका गैस है। अब यहां देखिए आपका ये है ये देखिए, अगर हम इधर बात करें C1 है, C1 है। अगर देखिए ये 4 है तो 2 4, अगर इसकी बात करें तो 4 है तो ये 2 2 4। तो इसका अर्थ है आपका हो गया ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ये आप लोग समझ लीजिए। तो ये होता है आपका रिएक्शन। अगर आप लोगों को बता दूं ये क्या है, ये है आपका मेथेन, ठीक है। देखिए आप लोगों को कुछ सूत्र भी याद करना बहुत ही जरूरी है। ऑक्सीजन सबको याद करते रहिए, अभी आपके पास बहुत समय है, ठीक है। मैं आप लोगों को डेली वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये आपका जल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड, ठीक है, ये थोड़ा जगह कम था, तो ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगली अभिक्रिया, वो है उष्मा शोषी अभिक्रिया, वो था उष्मा क्षेपी, ये है शोषी, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम लोग कह सकते हैं अवशोषण। अगर मैं इसे थोड़ा सा ट्रिक मानूं तो यहाँ देखिए शोषी, यहाँ शोषण, तो ये थोड़ा सा आप लोग समझ जाओगे। उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, उसमें क्या होता था, निकलता था, लेकिन इसमें अवशोषित होती है, तो वो आपकी अभिक्रिया क्या होती है, जो मतलब इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, तो वो आपकी अभिक्रिया क्या होगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसे आप लोग यहाँ के कह सकते हैं वो अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन आप लोग इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हेडिंग तो पहले डाले हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, ठीक है, तो वो आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया, तो N2 मैं लूं नाइट्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन, ठीक है, और यह क्या बनाएगा 2NO, ठीक है, और इसमें जो होगा स्टूडेंट वो माइनस में उष्मा होगी, क्योंकि इसमें उष्मा अवशोषित होती है, माइनस में उष्मा, ठीक है, लेकिन इसमें प्लस में यानी कि निकलती थी, लेकिन ये माइनस में यानी कि अवशोषित होती है, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए प्लस माइनस के बीच जो संबंध है, तो ये आप लोगों का हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे, अभिकारक और उत्पाद मैंने पढ़ा दिया अगले वीडियो में, तो उससे जाके देख लीजिए, ये है आपका अभिकारक और दिस उत्पाद, ठीक है। तो आप लोग इसे, पहला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पार्ट 1 वीडियो जो आपको लिए है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो उसे जरूर देख लेना। तो अब हमारा आता है अगला टॉपिक, संक्षारण क्या होता है। संक्षारण बहुत ही इजी है। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो संक्षारित होने लगता है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगर हम बात करें, जैसे अगर हम लोहे को आर्द्रता यानी कि थोड़ी नमी में रख दें, या पानी, जैसे पानी जहां थोड़ा होता है वहां रख दें, तो वो क्या होता है, उसमें जंग लगने लगता है, और जंग लगने के बाद वो थोड़ा थोड़ा संक्षारित होने लगता है। अगर हम लंबे समय तक रख दें तो वो खत्म भी हो जाता है ऐसे होते होते, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगर हम डिफिनीशन के हिसाब से बात करें, देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास यानी कि उसके आसपास कोई अम्ल हो, आर्द्रता हो आदि के संपर्क में आती है, अगर संपर्क में आती है तो ये प्रक्रिया होता है, अगर नहीं आती हो तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो वह संक्षारित होती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। संक्षारण की परिभाषा तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो संक्षारण बहुत ही इजी था। देखिए, चांदी के ऊपर काली परत, जैसे उसे हम बचाने के लिए, ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाने के संक्षारण के प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। अगर उदाहरण की बात करें तो आप लोग कह सकते हैं चांदी के ऊपर काली परत और दूसरा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना संक्षारण के बहुत ही प्रमुख कारण है या उदाहरण है, ठीक है। तो अगर हम अपना लास्ट टॉपिक की बात करें, विकृत गंधिता, एक हमारा टॉपिक बचता है हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो इसे हम लोग पार्ट 3 वीडियो में बात करने वाले हैं और अच्छे से मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहिए। विकृत गंधिता क्या होता है, देखिए, जब वसा, देखिए, वसा और तेल में बनाए गए, मतलब वसा और तेल में कोई चीज बनाया जाता है, ठीक है, खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है। अगर हम वसा और तेल से बनाए गए खाद्य पदार्थ को अगर हम खुले में रख दें, वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होने का अर्थ है वो खराब हो जाता है, उसमें से कुछ विशेष प्रकार का गंध आने लगता है और वो उसका स्वाद खराब हो जाता है। तो इससे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता, ठीक है। जैसे अचार व मुरब्बे का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना, देखिए, या अचार हो या मुरब्बा हो, अगर हम उसे खाली यानी कि खुले स्थान पर रख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, खराब होने लगता है, उस पर फफूंद लगने लगते हैं, ठीक है, तो वो खराब होने लगता है। यही है आपका विकृत गंधिता। संक्षारण और विकृत गंधिता आपके साथ में आएंगे, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जब वसा और तेल में बनाए गए खाद्य पदार्थ को ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उसमें से विशेष गंध आने लगता है और उसका स्वाद खराब हो जाता है, विकृत गंधिता कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, देखिए, आपके पास एक होगा रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया, ठीक है, उसको आप लोगों को संतुलित करना है, वो आपका अनबैलेंस होगा यानी कि संतुलित नहीं होगा, असंतुलित होगा, तो उसे आप लोगों को संतुलित करना है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को अभिक्रिया देता हूं, मैं आप लोगों को 2 अभिक्रिया के साथ समझाऊंगा। अगर बात करें फर्स्ट अभिक्रिया की, तो वो आपका है Fe+ H2O
Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब हमें इसे देखना है कैसे जाने कि यह समीकरण संतुलित है या संतुलित नहीं है। पहले तो मैं आप लोगों को एक अच्छा सा बताता हूं। देखिए यहां Fe आपका 1 है, यहां आपका Fe3 है, ठीक है। यहां आपका H यहां 2 है, यहां आपका H2 है, वो आपका 1 है, यहां 4 है। इसका अर्थ है ये अभिक्रिया आपकी असंतुलित है। अब हमें इसे संतुलित करना है तो कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। बस आप लोगों को केवल इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। देखिए आपकी अभिक्रिया है, ठीक है। अब अभिक्रिया है तो अब हम इसे एक मतलब देखिए Fe आपका अलग है और H2O आपका एक में है, ठीक है, एक में। तो मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं। तो Fe को आप लोगों को अलग लिखना है। Fe कितने हैं, एक है, ठीक है, इसे आप लोगों को अलग लिखना है। और H2O को आपको एक में लिखना है, H को ऊपर। देखिए H आपका 2 है और O आपका कितना है, 1 है, ऐसे लिख देना है, ठीक है। समझ में आया? यह आपका अभिकारक है, ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ये आपका क्या है, अभिकारक। मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया है आगे, ठीक है। अभिकारक एवं ये है उत्पाद, ठीक है, अभिकारक एवं उत्पाद। तो यहां आप लोगों को ऐसे लिख देना। अब ये आपका एक में है Fe3O4, तो Fe3O4 को एक में लिख लेना है। Fe आपका 3 है और O ऑक्सीजन आपका 4 है और फेरस आपका कितना है, 3 है और H आपका केवल 2 है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कौन कौन सा हमारा वैलेंस है, ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कौन कौन सा हमारा तत्व वैलेंस है, कौन कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इससे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आप समझिए, आप लोग ध्यान से देखिए, बस मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं। यहां अगर हम बात करें तो Fe की संख्या 1 है, इधर आपकी 3 है, तो अगर मैं इसे 3 से गुणा कर दूं तो आपका बराबर हो जाएगा, इधर आपका 1 से 3 में होगा, 3 हो जाएगा, Fe की संख्या 3 हो गई। H आपका 2 है, यहां भी आपका H2 है। अगर O आपका 4 है और यहां आपका O 1 है, तो अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो ये आपका 4 हो जाएगा, लेकिन आपका H की संख्या 8 हो जाएगी। कैसे? अगर मैं यहां 4 से गुणा करूंगा तो आपका H और O दोनों में होगा। जैसे मैं यहां 4 से गुणा कर दूं तो H और O दोनों में होगा, तो वैसे मैं यहां 4 से गुणा करूंगा तो H की संख्या 8 हो जाएगी, O की संख्या 4 हो जाएगी। फिर हमारा यहां मैं अगर कर दूं किससे, 4 से, तो H आपका 8 हो गया, O आपका 1 हो गया। O तो आपका वैलेंस हो गया, लेकिन H अब आपका बचा, तो H की संख्या इधर 2 है, इधर 8 है, तो मैं यहां 4 से गुणा कर दूं तो यहां कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8। अब देखते हैं कि ये वैलेंस है या नहीं, ठीक है। Fe की संख्या 3, Fe की संख्या 3, फिर यहां इससे 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे 8, H की संख्या 2 में 8, ठीक है, और यहां आपका 4, यहां 4, तो इसे अब हम कैसे लिखेंगे, Fe आपका 3 है। ऐसे आप बड़ी से बड़ी अभिक्रिया को कर सकते हैं। प्लस H2 के आगे हमें कितना लगाना है, 4, 4H2, फिर आपको एरो लगाना है। इधर Fe3O4 के आगे आपको कुछ नहीं लगाना है, ठीक है, प्लस यहां आपको 4 लगाना है, H2 4। अब हम देखते हैं ये आपका समीकरण बैलेंस है, ठीक है। अगर आपको फिर से देखना है तो आप लोग इसे एक बार और देख सकते हैं। जैसे Fe की संख्या आपका यहां 3 है, ठीक है, Fe की संख्या 3 और H की संख्या 8 है, O की संख्या आपका 4 है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इधर देखते हैं Fe की संख्या 3 है, O की संख्या 4 है और H की संख्या 8 है। तो अब हम देख लेते हैं, बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। तो ऐसे आप लोगों को रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को बैलेंस करना आ ही गया होगा। अगर मैं कुछ अपक्रिया की बात करूं तो आप लोग उसे बैलेंस कर सकते हैं। जैसे N2 प्लस H2 इक्वल टू NH2,
क्या ये समीकरण आप लोगों का बैलेंस है? बैलेंस है नहीं। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ n की संख्या 2 है, यहाँ n की संख्या 1 है, यहाँ h की संख्या 2 है, यहाँ h की संख्या 2 है। तो ये तो h तो बैलेंस है, लेकिन n आपका बैलेंस नहीं है। तो इसे हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे? अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूं तो n की संख्या 2 हो गई, ठीक है, मान लिया 2 हो गया यानी कि n बैलेंस हो गया। लेकिन आपका ये तो बढ़ गया 2 and 2 4 हो गया, यानी कि h की संख्या 4 हो गई। अब हम इसे कैसे बैलेंस करें? यहाँ आप लोग 2 लगा दीजिए, ये भी आपका बैलेंस हो गया, यानी कि n2 देखिए। अब मैं देखता हूं n की संख्या इधर कितनी है? 2 है, ठीक है, और h की संख्या कितनी है? 2 2 4, यानी कि h की संख्या 4 है। समझ में आया? सब कुछ समझ में आ रहा हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ n की संख्या कितनी है? यहाँ दोनों आपको साथ में लेना है, n and h। n की संख्या 2 है, h की संख्या 2 2 4 है। तो इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण आपका बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ये हमारा था दूसरा नंबर समीकरण, ये हमारा था दूसरा नंबर समीकरण। अगर हम तीसरे नंबर समीकरण की बात करें तो आइए देखते हैं, तीसरा नंबर समीकरण भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। अगर आपसे कोई पूछ ले रासायनिक समीकरण क्या होता है, सॉरी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? आपको बताना है अभिकारक तथा उत्पाद में यदि परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो आपका रासायनिक यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर असंतुलित रासायनिक समीकरण पूछे तो अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या है बराबर ना हो तो वो आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। बैलेंस करना पूछे तो आप लोग ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। कोई रासायनिक समीकरण दे दे, मान लीजिए आपको दे दिया N2 प्लस H2 इक्वल टू NH2, अब इससे आप बैलेंस कीजिए तो आप उसे थोड़ा अपना माइंड लगाइएगा और उसे ऐसे कॉलम बनाइएगा और उसे संतुलित कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, बहुत ही इजी है। देखिए H2, यहाँ H2 है, O आपका कितना है? O, ठीक है, यानी कि 1 और इधर 2। तो अगर हम बात करें तो H2 तो आपका बराबर है, ठीक है, H2 को आप ऐसे रहने दीजिए। O आपका 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ आप वो ऐसे रहने दीजिए इक्वल टू H2, यानी कि मैं यहाँ देखिए एक बात आप लोग समझिए, मैं इधर बताता हूं। H2 है और आप सोचे O वहां 1 है, यहाँ 2 है, तो मैं O के नीचे 2 लगा दूं, ये बराबर हो गया। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको आगे लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपका दोनों में गुणा होगा, ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमें यहां लगाना पड़ेगा 2। बैलेंस हो गया, लेकिन कैसे? अभी तो हमारा H यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो अब हम फिर से बैलेंस करेंगे। यहाँ हमारा 2 लगा देते हैं, 4 ये हो गया, 2 ये हो गया। देखते हैं 4 ये 2 ये, मैं नीचे लिख देता हूं। यहाँ आपका H एक कॉलम में रहेगा, यहाँ आपका H की संख्या 4 है, O की संख्या कितनी है? 2 है। इधर देखते हैं H की संख्या 4 है, O की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो मैंने आप लोगों को 3 उदाहरण के साथ समझा दिया। अब आपको 3 उदाहरण के साथ कोई भी समझ में आ गया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ऐसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अगर आपके बुक में कोई एक्सरसाइज का प्रश्न मतलब फंसता है तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कराऊंगा। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी मैंने बताया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर समझ में आएगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक